नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस और ग्रुप सी के लिए जो इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। इससे पहले भी हमने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने HSSC के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर किया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ ऊपर आई बटन पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की, जो कि हम मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में लेकर आए हैं, जिसमें हमने सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व किया है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आगामी आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, इसीलिए हमने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की ओर। जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके आगामी हरियाणा पुलिस और ग्रुप सी और ग्रुप डी जैसे एग्जामों में आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। तो बात करें आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं, और हम उनको डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। जानेंगे कि इससे संबंधित कितने और क्वेश्चन जो कि अभी HSSC के द्वारा पूछे जा सकते हैं और आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज के पहले प्रश्न की बात करें तो इसने पूछा है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने इसे चित्रित किया था। यानी यहाँ पे पूछा है रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र है, इसे किसके द्वारा चित्रित किया गया है। यानी जो 1857 का विद्रोह था, उसमें अंग्रेजों के जो विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा जो चित्र तैयार किया गया था, उसके बारे में पूछा है कि यह चित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी टॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा 1859 में इस चित्र को तैयार किया गया था, और अभी यह लंदन के नेशनल आर्मी म्यूजियम में इसे रखा गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसे अब कहाँ रखा गया है, तो यह लंदन के नेशनल आर्मी म्यूजियम में इसे रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, टॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा इस चित्र को चित्रित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन ने पूछा है कि वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ है। तो वैश्वीकरण में कौन से क्षेत्र को भारत में सबसे अधिक लाभ हुआ है, उसके बारे में पूछा है। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे हम IT के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ हुआ है वैश्वीकरण के कारण भारत को। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को सर्वाधिक लाभ हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य में गंगा के तट पर प्रति वर्ष गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है, जहां लाखों तीर्थयात्री पवित्र स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। तो पूछा है गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पश्चिम बंगाल के गंगा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर लाखों लोग अपने पवित्र स्नान करने के लिए वहाँ पर उमड़ते हैं, जिसे भारत का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर गंगा सागर मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर भी किया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि गंगा सागर मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है NSSO के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के लिए मौजूदा कीमतों पर प्राक्कलित नामक नाममात्र GDP यानी नॉमिनल GDP या GDP कितनी थी। तो उसके बारे में पूछा है। तो नाममात्र GDP और जो GDP थी उसके बारे में पूछा है कि कितनी थी।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 296.58 लाख करोड़, जो कि भारत की नाममात्र जीडीपी रही थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ये आंकड़े हैं तो इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत की कौन सी पर्वतमाला संगमरमर का स्रोत है। तो संगमरमर के स्रोत की बात करें कि सबसे ज़्यादा संगमरमर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी अरावली से संगमरमर सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। संगमरमर की बात करें तो यह एक कायांतरिक चट्टान है जिसका निर्माण चूने पत्थर से हुआ है। तो यह भी आपको याद रखना है, इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। तो यह कायांतरिक चट्टान है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और संगमरमर सबसे ज़्यादा अरावली क्षेत्र में यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा संगमरमर पाया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि वायुसेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है यानी 8 अक्टूबर 2024 को IAF एयर शो डैश में आयोजित किया गया था। तो पूछा है इंडियन एयरफोर्स एयर शो कहाँ पर आयोजित किया गया था 8 अक्टूबर 2024 को। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी इंडियन एयरफोर्स एयर शो का आयोजन चेन्नई में किया गया था, जो कि उनका 92वां संस्करण था। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, जो कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस पर इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह पोर्टल का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर प्रवाह के पोर्टल के फुल फॉर्म की बात की गई है कि पूछा है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो पूछा है भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कपास, जो कि काली मृदा में सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कपास। इसे हम कपासीय मिट्टी और रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो यह कपासीय मिट्टी और रेगूर मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात करें काली मिट्टी में और कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो इसमें गन्ना, तंबाकू और दालें जैसी फसलें भी होती है। तो मुख्य रूप से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी सर्वाधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है काली मृदा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि मानव विकास का विचार डैश की संकल्पना पर आधारित है। तो मानव विकास का विचार किनकी संकल्पनाओं पर आधारित है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मानव विकास का विचार मुख्य रूप से समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण इन चारों पर निर्भर करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी ये सभी किसी भी मानव विकास के विचारों को संकल्प करने पर आधारित होते हैं। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन राज्य में मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा राज्य के मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी राज्यपाल, जो कि राज्य के मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है श्री नारायण गुरु ने सामाजिक सुधार कार्यों के
प्रवर्तन हेतु डैश में श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम की स्थापना की थी, यानी कौन से सन में उन्होंने इसकी स्थापना की थी उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1903 में श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1903, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि अक्टूबर 2024 में किस संस्थान ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने हेतु उद्देश्य से एक कॉम्पैक्ट डिस्क का पेश की है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए शुरू की है, तो यह किस संस्था के द्वारा पता किया गया है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंदौर के द्वारा अक्टूबर 2024 में स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के उद्देश्य से एक कॉम्पैक्ट डिस्क का यानी उसे पेश किया है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो यह इंदौर की भारतीय प्रौद्योगिकी यानी संस्था के द्वारा यह पता लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत और यूक्रेन के बीच कृषि और खाद्य उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर 2024 के किस महीने में हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो भारत और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ था जो कि कृषि और खाद्य उद्योग के क्षेत्र पर हुआ था, तो वह 2024 में कौन से महीने में हुआ था उसके बारे में आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी अगस्त महीने में भारत और यूक्रेन के बीच कृषि और खाद्य उद्योगों के क्षेत्र पर सहयोग पर समझौता हुआ था जो कि अगस्त में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, अगस्त महीने में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाने का रास्ता चुना था। तो पूछा है आज़ाद हिंद फौज बनाने का रास्ता किसके द्वारा चुना गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाने का रास्ता चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पूछा है थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। तो थार मरुस्थल की बात करें इसमें किस प्रकार की वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, कंटीली झाड़ियाँ एवं चुकनाप की झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी इसमें कंटीली झाड़ियाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, कंटीली झाड़ियाँ और अक्षुप नाम की वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण ऋण यानी रूरल क्रेडिट क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में पूछा है। तो भारत में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण ऋण की क्यों आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी यह किसानों एवं छोटे व्यवसायों को उत्पादन और विकास हेतु निधि प्राप्त करने में सहायता करता है, यानी उन्हें जो ऋण दिया जाता है उसके जो छोटे व्यापार करते हैं उनके थोड़ी सी जो इनकम की कमी होती है उसे पूरा करने के लिए इस ऋण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, छोटे किसानों और छोटे व्यवसायों को उत्पादन और विकास हेतु बनाने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि महाशिवरात्रि जिसे शिव की महान रात्रि के रूप में भी जाना जाता है तो किस हिंदू महीने में मनाई जाती है उसके बारे में पूछा है। तो पूछा है महाशिवरात्रि हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में आती है ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि आती है जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फाल्गुन महीने में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपसे पूछा है कि किसी भी वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। उसके बारे में कौन से सिद्धांत में बताया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी राउल्ट का नियम यह बताता है कि किसी भी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, राउल्ट के नियम में यह बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि एक ऋणावेशित कांच की छड़ एक लटकी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो लटकी हुई वस्तु की प्रकृति डैश होती है। तो आपके सामने पूछा है कि अगर एक कांच की छड़ी है जो कि ऋणात्मक है और एक लटकी हुई वस्तु है जो कि जिसे वह अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसमें पूछा है जो लटकी हुई वस्तु है उसकी प्रकृति क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी धनावेशित या उदासीन हो सकती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अगर कांच की छड़ जो ऋणावेशित है वो धनावेशित और उदासीन दोनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, या तो लटकी हुई वस्तु धनावेशित है या उदासीन है, इन दोनों में से उसकी एक प्रकृति होगी। तो राइट आंसर इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वैज्ञानिक प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर अपने अभूतपूर्व अनुसंधान के लिए जाना जाता है। तो पूछा है कि कौन सा वैज्ञानिक है जो कि भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक रेडियोधर्मिता के लिए जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मैरी क्यूरी को मुख्य रूप से भौतिकी विज्ञान और प्राकृतिक रेडियोधर्मिता के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, मैरी क्यूरी। यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो साथ ही साथ कमेंट में भी बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।